रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रेगुलर आपको उन्हीं सभी शिफ्टों को अध्ययन करके एनालाइज करने के पश्चात ही आपको विभिन्न टॉपिक्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों की श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ मित्रों, तो टुडे की सीरीज हमारी 24 है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं हम। तो प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को बीच में पॉज करना है और प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है और सही आंसर आपको स्वयं से लगाना है। तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो आपको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? क्या रीजन है कि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है? ऑप्शन को रीड कर लीजिए बेहतर तरीके से और सही आंसर आप स्वयं से लगाइए। तेल इसलिए जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तल का तनाव वो पानी के, यानी कि आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? यानी कि जो शुष्क सेल निर्मित होती हैं और निर्मित होते समय कौन कौन से विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं जिनके कारण ये शुष्क सेल बैटरी जो है तैयार होती है, ये पूछा गया प्रश्न में। प्रश्न और ऑप्शन को समझते हुए जवाब देना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों को मिलकर के शुष्क सेल बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? देखिए, जो तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं तो वो ध्वनि है, क्योंकि यदि शून्य या निर्बाध है तो वहाँ पर ध्वनि यानी एक दूसरे की बातों को हम वार्तालाप को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला, जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब? प्रश्न को समझें, ऑप्शन को समझें और कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से जो प्रश्न बन रहे हैं और ऐसे बनने हैं उन पर विशेष करके फोकस करके तैयार की गई सीरीज। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब वैद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए की ओर, चांदी होता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है जिस कारण से उसे फ्यूज में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध होता है उसका और निम्न गलनांक होता है। अगला है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर जैसे ही पहुँचते हैं तो अर्धचालक जो होते हैं उनका विद्युत प्रतिरोध जो है हो जाता है, पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण यानी कि अनंत हो जाता है। अगला प्रश्न, विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? विकिरण के प्रकार दिए हुए हैं जिसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन से में होती है यहाँ पर। तो प्रश्न को समझ लीजिए बेहतर तरीके से। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है आपका एक्सरे में। अगला प्रश्न आपका, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? जो मीट्रिक प्रणाली है वो भारत में कब से लागू की गई थी, इस तरह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न को समझ लीजिए, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, 1/4/1957 से ये लागू की गई थी। अगला प्रश्न आपका, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र होता है, प्रश्न में पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका सूत्र होता है हाफ mv², यानी आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो दर्पण होता है समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति पूछी गई है। तो प्रतिबिंब के लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जैसे चैनल पर जाकर के या डिस्क्रिप्शन में देख लें, क्योंकि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यदि कहाँ रखा जाए तो सिचुएशन क्या होगी प्रतिबिंब की उस पर। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है संबंध रखती है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिविन्यास से संबंध रखती है। अगला प्रश्न आपका, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, या परमाणु में जो कक्षों का
इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस नियम के तहत भरे जाते हैं। जिस तरह मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये ऑफ-बाउ के नियम के तहत भरे जाते हैं। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके पश्चात एक, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो फिर दूसरा भर जाएगा, फिर दूसरा भर जाएगा, इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते हैं, तो इसे ऑफ-बाउ का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आपका पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यह से प्रश्न बना ही बना है पाश्चुराइजेशन का। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उनके सामान्य गुणधर्म क्या हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बेसिक और एसिड के होते हैं वो। अगला प्रश्न आपका, एल्यूमिनियम जो धातु है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन को ठीक तरह से रीड करना है, प्रश्न को ठीक तरह से रीड करना है और जवाब देना है। तो एल्यूमिनियम धातु जो है प्राप्त की जाती है ऑक्साइड से। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। ऐसी कौन सी गैस है जिसे अश्रु गैस की तरह ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, NH3। नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, पूछा गया है। प्रश्न को समझ लीजिए बेहतर तरीके से। तो यहाँ से आपका आंसर जाएगा हेक्सेन की ओर, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने के लिए जो LPG सिलेंडर होते हैं उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मीथेन गैस होती है। अगला, सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, NaC7H5O2। ये सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है, एक तत्व का परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके 4 कक्ष होते हैं, KLMN। प्रथम कोष में 2, 8, 18, 32, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन नियम जरूर होता है ये, जिस नियम के यानी पहले कोष में 2 भरे जाएंगे तभी हम अगले कोष में गमन करेंगे। इसमें 8 पूर्ण होने के पश्चात अगले कोष में गमन करेंगे और जैसे इसमें 8 पूर्ण होते हैं, ठीक है, फिर हम अगले कक्ष में गमन करेंगे और उसके पश्चात अगर शेष बचते हैं, यहाँ पर 8 पूरे कर देंगे तो यहाँ पर जो बचेंगे वो इधर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये नियम के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 8, 7। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है टाइटेनियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दूध से दही का बनना ही रासायनिक परिवर्तन है आपका। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, जो वर्म होता है पूछा गया है वो कौन सा है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थवर्म होता है वो। अगला है, नेपेंथिस खसियाना यानी घटपड़ी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में पाए जाते हैं ये। अगला है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनोकोना पादप से के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से प्राप्त होती है, यानी आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। इसका जो सहचारी है वो कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, नील हरित सहवाल जी इसका सहचारी है। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान से समझते हुए जवाब देंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा 28 होती हैं। अगला है, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र है, यानी रक्त दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो यंत्र के लिए भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसे चैनल पर जाकर के आप बेहतर तरीके से देख लें, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यंत्र से एक प्रश्न निश्चित रूप से बन ही रहा है मित्रों। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इस स्फेग्नोमीटर के द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 30 प्रश्नों की सीरीज, जो कि कम्प्लीटली NCERT बेस्ड थी। और आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं मित्रों।
तो आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है।